Why is he known as Maharana and not Maharaja? महाराणा प्रताप के सेनापति का जो था वो मुस्लिम थे और इधर अकबर का जो सेनापति था वो हिंदू था, मान सिंह। आज की रोटी का सच बताइए, उनके साथ भोजन नहीं किया था। क्या अकबर महाराणा प्रताप की मृत्यु पर रोए थे? यह समाचार जानकर शहंशाह अकबर ने दांतों तले जीभ दबा ली है और उसकी आंखों में पानी भर आया है। Hi everyone, welcome to Photovira Studio. Thank you everyone for having us. Today we have Devendra Sharma with us. Apart from holding 15 years of work experience in both public and private sector, he has keen interest in history and discovering a lot of new things. He's trying to discover many new hidden facts that the users and we all are not aware of. आज हम महाराणा प्रताप की लाइफ के बारे में ऐसी बातें करना चाहेंगे जिनके बारे में आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द यूजर्स अवेयर नहीं है, जैसे कि हल्दी घाटी का सच क्या है, घास की रोटी का सच क्या है, अकबर मेवाड़ जीत पाए या नहीं। देवेंद्र, आप ब्रीफ करेंगे हमारे व्यूअर्स को महाराणा प्रताप के बारे में। वो पैदा कब हुए थे? Why is he known as Maharana and not Maharaja? राइट। सबसे पहले मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को हृदय से नमन करता हूँ। उनका वैभव इतना बड़ा है कि वो चमकते सूरज के समान है। उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। प्लस मेरे ज्ञान की एक सीमाएं हैं, मैं उसी के अंदर कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा हो सके सत्य के आसपास बोलूँ। फिर भी अगर उसमें कोई गलती हो तो मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ व्यूअर्स से। आप महाराणा प्रताप के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। When was he born? क्यों उन्हें महाराणा, क्यों महाराजा क्यों नहीं? राइट। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी उनके बारे में लेते हैं। वो उनका जो बर्थ हुआ था वो मई 1549 में हुआ था और वो मेवाड़ वंश में उनका जन्म हुआ। उनके फादर का नाम था महाराणा उदय सिंह जी और उनके पिता का नाम था महाराणा संग्राम सिंह जी, जिन्हें महाराणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। और उनके बारे में ये भी प्रचलित है कि जो महाराणा सांगा थे उनके शरीर पर 80 घाव हुआ करते थे। उनका जो राज्य था उस टाइम मेवाड़ से लेकर आगरा का जो फतेहपुर सीकरी है यहाँ तक उनका राज्य था। खानवा के युद्ध में ही उनका थोड़ा डिक्लाइन शुरू हुआ। वो उसको बाबर के जो तोपें थी और जो फ्रॉड तरीके से बाबर ने जीता उसको, इस वजह से थोड़ा आगे उनका वैसा अपराइज नहीं हो पाया जितना हो रहा था। तो महाराणा संग्राम सिंह जी के पुत्र थे उदय सिंह जी, जिनके नाम पर उदयपुर सिटी बना हुआ है, और उनके बेटे थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के मदर का नाम था जयवंता बाई और ये 17 भाई थे, उनमें सबसे बड़े थे। अब प्रश्न आता है इनको महाराजा प्रताप सिंह नहीं बोल के महाराणा प्रताप सिंह क्यों बोलते? ये 400-500 साल पहले की बात है, जब 1549 में इनका बर्थ हुआ। उससे भी 400-500 साल पहले एक राजा थे हमीर, उन्हीं के टाइम से ही ये प्रथा शुरू हुई है। उन्हीं को सबसे पहले महाराणा बोला गया। तो जो महाराणा मेवाड़ के राजवंश का एक प्रतीक है। तो उस राजवंश में जो राजा हमीर के बाद जितने भी महाराणा हुए वृत्तवर्त प्रेजेंट तक, उन सबको महाराणा ही बोला जाता है। जैसे महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, उस तरह से। तो ये महाराणा वहीं से स्टार्ट हुआ है। और महाराणा प्रताप को बचपन में कीका बोल के भी पुकारा जाता था। उनका बचपन का नाम था कीका। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। हम यूथ और काफ़ी लोगों को ये नहीं है इन्फॉर्मेशन, एंड आई रियली फील वी शुड ऑल नो अबाउट हिम एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू नो। युद्ध के लिए हल्दी घाटी ही क्यों चुना गया था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, युद्ध को लड़ने के लिए स्ट्रेटजी होती है ना, हर कोई स्ट्रेटजी से लड़ता है। और वहाँ पर उस टाइम देखने की बात ये थी कि उस समय 1600 के बीच में जो महाराणा प्रताप के बोर्न होने के बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो उस टाइम अकबर का लगभग देश में सब जगह उसका रूल हो गया था और मैक्सिमम राजा उसको सरेंडर कर चुके थे। मेवाड़ ही था जो पूरे मजबूती के साथ उनके साथ लड़ रहा था और मेवाड़ को लीड कर रहे थे कौन? महाराणा प्रताप। अब प्रश्न ये है कि जो अकबर के पास उस टाइम क्या थी? तोपें थी। जो अकबर के जो स्ट्रेंथ थी वो उसकी तोपें हुआ करती थी। उसके पास हाथी हुआ करते थे और बहुत बड़ी सेना थी।
और जब सारे लोग उसको सरेंडर कर चुके थे, गिने चुने लोग ही थे जो उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप का जो एरिया था वो मेवाड़ था, जो उदयपुर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र। इनके पास हाथी नहीं थे तो बहुत कम हुआ करते थे, और तोपें इनके पास नहीं थी। तो अब ये मैदान में, यानी कि फील्ड जो प्लेन एरियाज है, उसमें लड़ने में ये उसकी तुलना में हल्के पड़ते। इसमें अकबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इन्होंने स्ट्रेटेजी ये बनाई थी कि हम पहाड़ी एरिया में युद्ध करेंगे उनसे, उनको इनवाइट करेंगे कि आप पहाड़ों के बीच में रहें, क्योंकि हाथी पहाड़ों पे नहीं लड़ सकता है। और मुगल सैनिक जो थे, चूंकि जून 1576 में युद्ध हुआ था, तो मुगलों को जो इतना गर्मी सहने की आदत नहीं थी। एक तो गर्मी ऊपर से राजस्थान में, वो भी जून के टाइम। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी ये बनाई थी कि यहाँ तक न तो मुगल आ पाएंगे पहाड़ी एरिया में, न उनके हाथी आ पाएंगे, न ही उनकी तोपें ज़्यादा काम कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि हम पहाड़ियों के एरिया में ही छुपे रहेंगे और यहीं पर उनको बुलाएंगे और यहीं पर उनके खिलाफ अटैक करेंगे। ये उन्होंने इसको हल्दी घाटी को मैदान को चुना, क्योंकि हल्दी घाटी ऐसे ही थोड़ा डिफिकल्ट एरिया है जहाँ पर इजीली किसी पर एक्सेस नहीं है, कोई इजीली वहाँ जा नहीं सकता। हल्दी घाटी की युद्ध का सच क्या है? हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि हल्दी घाटी को हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है। इसमें दो मान्यता है। इतिहासकार है, उन्होंने दो तरीके से इसको देखा है। कुछ इतिहासकारों ने यह बोला है कि चूंकि वहां पर जो बहुत बड़ा युद्ध हुआ था बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में, तो काफी खून बहा था उस टाइम। तो उस रक्त से वो मिट्टी जो है पीली हो गई थी, हल्दी के रंग की हो गई थी, इसलिए उसको हल्दी घाटी कहा जाता है। और कुछ तो हुआ था, बहुत ज्यादा रक्तपात भी वहां पे हुआ था, लेकिन जो मिट्टी का रंग ऑलरेडी वहां पर पीला था, जिसे आप देखेंगे जैसलमेर में पत्थर पीला निकलता है, तो ऐसे मिट्टी का रंग ऑलरेडी पीला था वहां पर, इसलिए उसको हल्दी घाटी कहते हैं। तो अब हमें क्या मानना है? हमें दोनों को ही मान लेना है, हम इससे कंट्रोवर्सीज में जाना ही नहीं है। जो इतिहासकारों ने जो बोला मैंने अब देखिए, इसमें भी दो पहलू है। एक पहलू है, कुछ इतिहासकारों ने बोला है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत गया, है ना। दूसरा पहलू है, कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की जीत नहीं हुई। जो ये बोलते हैं कि अकबर की जीत नहीं हुई, उनका दो तर्क वो देते हैं। तर्क ये, पहला तर्क ये है कि कोई भी व्यक्ति युद्ध क्यों लड़ता है? उसको रूल करने के लिए। तो उसके दो ऑब्जेक्टिव थे। एक तो था, अकबर के दो ऑब्जेक्टिव से उन्होंने युद्ध किया उस टाइम। एक तो ये था कि मेवाड़ को अपने कब्जे में लेना, तो वो उसे कब्जे में नहीं आया। दूसरा ऑब्जेक्टिव था महाराणा प्रताप को या तो पकड़ना या उनसे संधि करवा लेना, वो भी नहीं कर पाया। तो इन इतिहासकारों के हिसाब से अकबर की जीत उस पर हुई नहीं। वो जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो निर्णायक था ही नहीं, वो युद्ध पूरा नहीं हुआ, बीच में सेनाएं चली गई, मैं भी बताऊंगा कैसे गई वो। बल्कि एक मानो कि जो 13-14 साल का जो महाराणा प्रताप का अकबर के साथ संघर्ष है, उसकी शुरुआत थी। उस वॉर का रिजल्ट हुआ ही नहीं, इसलिए उसमें ये मानना ही नहीं चाहिए कि अकबर जीता, बल्कि ये मानना चाहिए कि महाराणा प्रताप के संघर्ष की शुरुआत वहां से हुई है, हल्दी घाटी के युद्ध से। मेवाड़ की सेना जो है वो काफी स्ट्रांग मानी जाती थी, वो जीत कर भी, जीती हुई भी क्यों कमजोर पड़ गए? जी, बहुत इम्पोर्टेंट इसके पीछे एक कथा है, बल्कि हिस्ट्री है। देखिए, ये बात तो सच है कि अकबर के पास संख्या ज्यादा थी सैनिकों की, महाराणा प्रताप के पास सैनिकों की संख्या कम थी। उनके साथ जो थे मैक्सिमम या तो राजपूत सरदार थे या जो भील जाति के जो योद्धा थे वो लोग उनके साथ थे। तो उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि हम पहाड़ों से लड़ेंगे, मैंने बताया भी आपको, फील्ड में नहीं जाएंगे, उनको यहाँ बुलाएंगे, उसके बाद हम उनको एक एक करके करते रहेंगे उनके खिलाफ। तो लेकिन क्या होता है कि जो राजपूत योद्धा होते थे वो बहुत जोश वाले होते थे, उनको लड़ने में मजा आता था, है ना। तो इनके तरफ से, अकबर की तरफ से जो अकबर का सेनापति था वो था मान सिंह, आमेर के राजा हुआ करते थे वो। तो वो जानते थे इस बात को कि अगर हम पहाड़ों में जाके लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। कोशिश ये करनी है कि महाराणा प्रताप और उनकी सेनाओं को फील्ड में लेके आना है, प्लेन में लेके आना है, मैदान में लेके आना था। इन्होंने क्या किया, जब पहाड़, जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं, जहाँ पर हल्दी घाटी का जो डिफिकल्ट एरिया शुरू होता है, उससे थोड़ा दूर थे ये लोग, यहाँ से खड़े खड़े उनको ललकार रहे थे। तो जब ये ललकार रहे थे तो उधर से उनकी सेना की जो फर्स्ट जो रो थी, वहाँ में जो हाकिम खान, इनका जो महाराणा प्रताप का सेनापति था, वो बाकी लोग थे, वो बहुत जोश में आ गए। जोश में आने के बाद वो वहाँ से अपनी जो सिक्योर एरिया था वहाँ से निकल के बाहर आ गए और अटैक करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद इतने जोश में आके उन्होंने अटैक किया कि जो अकबर की सेना थी, जो मुगल सैनिक थे उनके, और दूसरे जो भी उनके साथ में थे, वो धीरे धीरे वहाँ से उन्होंने खिसकना शुरू कर दिया। इतना मारकाट हुआ, इतना मारकाट हुआ कि 20-30 किलोमीटर तक मुगल सेनाओं को भगा दिया। उनके पीछे पीछे ही आ गए महाराणा प्रताप के सैनिक। तो 20-30 किलोमीटर एरिया के बाद जब देखा कि मुगल सेना लगभग हार चुकी थी और वो मैदान छोड़कर भाग रहे थे,
ये बात बहुत कम लोग इतिहास में बताते हैं। लगभग ये मान लो कि वहां पर अकबर की हार हो चुकी थी, लेकिन एक षड्यंत्र फिर वहां पर रचा गया। अकबर की तरफ से ही किसी एक ने ये अफवाह फैला दी कि अकबर खुद अपनी सेना लेकर यहाँ आ रहा है। तो जब उनके सैनिकों में एक जोश एक बार से दोबारा से फिर से भर गया कि जब मेरा इतने बड़े देश का इतना बड़ा राजा और इतनी सेना लेकर यहाँ पर आ रहा है, तो फिर तो हम इस युद्ध को जीत ही लेंगे। फिर उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू किया। फिर इधर के साइड, मेवाड़ साइड थोड़ा वीक पड़ना शुरू हुई। फिर जब उन्होंने आया तो उसके 4-5 जो बड़े बड़े जो योद्धा थे अकबर के साइड के, उन्होंने महाराणा प्रताप को वहां पे घेर लिया था। अब घेर लेने के बाद उनके एक झाला मान उनके साथ थे और इनका सेनापति, इन दोनों ने उसको देख लिया कि महाराणा प्रताप को उन्होंने घेर लिया है। तो फिर उन्होंने महाराणा प्रताप को बोला कि महाराणा आप युद्ध को छोड़कर आप चले जाइए सेफ जगह प्रयास। तो महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि मैं मन में इस तरह की कायरता हो नहीं सकती है ना। वो उनको युद्ध में वीरगति प्राप्त करना मंजूर था, लेकिन भागना मंजूर नहीं था। महाराणा प्रताप ने बहुत मना किया कि मैं युद्ध छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर उनको जो झाला मानते उन्होंने बोला कि महाराणा अभी केवल आप हैं जो मेवाड़ की तरफ संघर्ष कर रहे हैं, पूरे देश में मैक्सिमम राजाओं ने सरेंडर कर दिया है। अगर आप इस तरह से वीरगति को प्राप्त हुए तो ये कोई मेवाड़ को कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो पीछे लड़ने वाला कोई है नहीं। और उस टाइम जो अमर सिंह थे उनके बेटे बहुत छोटे हुआ करते थे। तो किसी तरह से उन्होंने महाराणा प्रताप को कन्विंस किया कि आप यहाँ से चले जाइए सेफ जगह पे, ताकि आगे की लड़ाई आप लड़ सको, इस संघर्ष को आगे तक ले जाया जा सके, संघर्ष यहीं खत्म ना हो। ये सब बातें करके उन्होंने महाराणा प्रताप को कन्विंस किया और उनको ये बोला कि आप अपना छत्र, जो राजाओं के ऊपर छतरी होती है आपने देखी अभी, वो छत्र और आपका पताका मतलब झंडा आप मेरे को दे दो, वो मैं रखूंगा और आप यहाँ से चले जाओ। अब चेतक को भी चोट लग चुकी थी, तो महाराणा प्रताप वहां रह गए। फिर महाराणा प्रताप तो वहां से चले गए और जो झाला था वो फिर लोगों ने समझा कि महाराणा प्रताप है। तो वह गलतफहमी जो हुई दोनों तरफ से हुई थी। मुगलों ने सोचा कि ये महाराणा प्रताप है, उन्होंने उनको मार डाला। तो वो जो झाला मानते उनको वो वीरगति को प्राप्त हुई। वीरगति मतलब शहीद हो गए। और यही गलतफहमी इधर के सैनिकों में पड़ गई। उन मुगलों को लगा कि महाराणा प्रताप मारेंगे और इधर के सैनिकों को लगा कि जब छत्र और पताका जब गिरी तो उनको लगा कि महाराणा प्रताप वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो इनके भी हौसले डाउन हो गए। फिर इन्होंने भी धीरे धीरे अपनी शक्ति कम हो गई और लोग ठीक से फिर लड़ नहीं पाए और फिर उन्होंने भी धीरे धीरे किसी किसी ने लौटना शुरू कर लिया। और मुगल सैनिक जो थे वो ऑलरेडी इतने थक चुके थे। पहले वहां पे लड़े वो हल्दी घाटी के पास जो पहाड़ी एरिया था, फिर लौटते लौटते पीछे आ गए तो थक ऑलरेडी चुके थे, गर्मी और नहीं। उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने भी लौटना शुरू कर दिया। उस टाइम वो लोग मेवाड़ पे कब्जा नहीं कर पा रहे थे। तो किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि अकबर की उस युद्ध में जीत हुई है। अकबर की वहां पर जीत नहीं हुई थी। दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह लौट हुई और महाराणा प्रताप भी सुरक्षित वहां से चले गए। आई एम श्योर ये काफी लोगों को नहीं पता कि अकबर की उस युद्ध में जीत नहीं हुई थी, दोनों सेनाएं लौट गई थी। महाराणा प्रताप के 2 भाई थे, ने सुना है, तो जो कि अकबर के साथ मिल चुके थे। क्या ये सच है? देखिए, इसमें महाराणा प्रताप में 17 भाई हुआ करते थे। तो उनमें से 2 भाई थे, एक का नाम था जगमाल और एक का नाम था शक्ति सिंह। दोनों ही अकबर के साथ मिल गए थे, ये बात सच है, जैसा कि इतिहास में बताया गया है। पहले जानते जगमाल क्यों मिला। जगमाल इनका भाई था, वो इनका सौतेला भाई था, वो राजा बनना चाहता था। लेकिन चूंकि महाराणा प्रताप शुरू से ही वीर थे, कुशल योद्धा थे, रणनीतिकार थे, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते थे, प्लस जनता में बहुत लोकप्रिय थे, जनता इनसे बहुत प्रेम करती थी। और इनके जो सामंत थे, जो मेवाड़ राजवंश के जो सामंत थे, जो राजा के खास लोग होते हैं, वो लोग भी महाराणा प्रताप को ही राजा बनता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम क्या होता है, एक छोटी सी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। उस कॉन्स्पिरेसी करके जो जगमाल था उसको राजा बना दिया। फिर उसको कुछ ही दिनों बाद जो लोग महाराणा प्रताप को राजा बनना चाहते थे, महाराणा प्रताप को राजा बना दिया और जगमाल को हटा दिया। जगमाल वहां से हट गया, लेकिन उसके मन में उनके प्रति खुन्नस भर गई, नफरत सी हो गई और वो बदला लेने के लिए वहां से छोड़ के चला गया और अकबर के सेना में मिलते। तो एक तो जगमाल थे जो अकबर के साथ थे, एक और भाई थे इनके शक्ति सिंह। तो उनके मन में भी इनके प्रति जेलसी का भाव था, क्योंकि ये बहुत अच्छे युवराज हुआ करते थे। एक बार क्या हुआ, ये लोग इनको शिकार खेलने का बहुत शौक था महाराणा प्रताप। तो शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दोनों जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे और एक भालू था शायद, तो भालू को दोनों ने मिलके भाला फेंक के मारा। दोनों का भाला एक साथ जाके उसको लगा। तो अब इसी में इनके आपस में द्वंद्व हो गया कि ये बोलते हैं कि मैंने मारा है, वो बोलते हैं कि मैंने मारा है। दोनों आपस में लड़ पड़े छोटी सी बात के लिए। हालांकि इस बात को टाला जा सकता था, लेकिन जो शक्ति सिंह था उसके मन में जेलसी थी, इससे उन्होंने इस इशू को बहुत ज्यादा उठाया और लड़ पड़े। उसके बाद क्या हुआ, इनका एक पुरोहित भी था,
तो पुरोहित जो उनके राजाओं के जो पंडित बड़े पंडित होते हैं उसको पुरोहित बोलते हैं, तो उन्होंने क्या करा, इस युद्ध को रोकने के लिए उनको जब गुस्सा आया तो उन्होंने दोनों के बीच में आ गए और अपने आप को छुड़ा घोंप लिया, तो इससे वो उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए महाराणा प्रताप इस बात से बहुत नाराज हो गए कि ये तो ब्रह्म हत्या कर दी आपने, एक कुल पुरोहित भी है ऊपर से ब्राह्मण है। तो इस वजह से नाराज होने के कारण उन्होंने शक्ति सिंह को देश निकाला दे दिया, मतलब उनके देश से निकलने का उसको आदेश दे दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो फिर वो वहां से निकले और वो भी नफरत के चलते, जलसी के चलते और अपमान के जो उनको अपमान महसूस हुआ उसके चलते वो अकबर के साथ आकर मिल गए। तो ये दोनों भाई थे उनके, जो अकबर के साथ खुले हुए थे, लेकिन शक्ति सिंह बाद में वापस आ गए थे। एक ओल बात की कहानी है। महाराणा प्रताप ने मान सिंह जी के साथ भोजन किया था? जी, उन्होंने उनके साथ भोजन नहीं किया था। जैसे मैंने बताया, मान सिंह जो थे आमेर के राजा थे और वो अकबर के खास राजाओं में से एक हुआ करते थे। तो महाराणा प्रताप, जैसा कि आप जानते हैं, वो बहुत संघर्ष उन्होंने किया, वो स्वतंत्रता प्रेमी थे, वो किसी के गुलामी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए चूंकि मान सिंह जी जो इनके अकबर के साथ मिले हुए थे, उनके साथ संधि कर ली थी, इसलिए उनके मन में उनके प्रति सम्मान नहीं था। महाराणा प्रताप उनको सम्मान नहीं देते थे। इसलिए जब वो वहां पर आए तो उनके लिए भोजन की पूरी व्यवस्था करी, पूरा आतिथ्य सत्कार, जो एज ए गेस्ट, राजसी जो गेस्ट होता है उनको उस तरह से रखा। और जब भोजन का समय आया तो महाराणा प्रताप खुद नहीं आए, उनके बेटे को भेज दिया था, अमर सिंह को। तो अमर सिंह ने भी पूरा सत्कार किया, उनको खाना खाने के लिए ऑफर किया, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। तो जब महाराणा प्रताप नहीं आए, इसलिए मान सिंह गुस्सा हुए और वहां से वापस चले गए और मन में ये नफरत सोच के गए कि मैं अटैक करूंगा इसके ऊपर वापस। ये तो काफी नई चीज है, ये तो लोगों को नहीं पता है। थैंक यू, आपने हमारे व्यूअर्स के साथ इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करी है हमारे कंट्री के हिस्ट्री की, जो कि आई एम श्योर लोग बहुत प्रसन्न होंगे ये जानकर। और नई इंफॉर्मेशन के लिए भी आप देवेंद्र से कनेक्ट भी कर सकते हैं। चेतक की मृत्यु कैसे हुई? ये भी हल्दी घाटी का ही एक हिस्सा है। आपको पता है, अकबर ने बहुत कोशिश की कि मेवाड़ को मैं जीत लूं। उसने कोशिश की कि जो अजमेर में दरगाह है वहां पर वो मेवाड़ को जीत के लिए 2 बार गया, फिर भी उसको सब सफलता नहीं मिल रही थी। तो आखिर में जब मान सिंह को जब उन्होंने भेजा हाथी में बैठा के, तो हाथी को खूब सारी शराब पिलाई और हाथी के दांतों के ऊपर 2 तरफ से धार वाली तलवारें बांध दी, ताकि जब चेतक आएगा या तो चेतक हो या महाराणा प्रताप हो, ताकि हाथी सूंड से और हाथी के दांतों से वो कट जाए। और जब मान सिंह उनके सामने आए तो महाराणा प्रताप को गुस्सा तो था ही उसके प्रति, उन्होंने भाले से फेंक के अटैक किया। तो जो मान सिंह था, जो हाथी के ऊपर एक बैठने की जगह होती है, उसके पीछे छुप गया, तो मान सिंह तो बच गया। लेकिन जो महावत है, जो हाथी को ऑपरेट कर चलाता है, उसको चोट लगी और वो गिर पड़ा। और उसी बीच जब महाराणा प्रताप भाले से अटैक कर रहे थे तो चेतक बहुत फुर्तीला था, बहुत अच्छे अच्छे जंप भी करता था। तो चेतक ने जैसे ही उसके माथे पे अटैक किया, वो जो दास के दांतों में जो 2 तलवारें थी तीखी, दोनों तरफ से धार वाली, वो तलवार चेतक को लग गई। इस वजह से चेतक वहां पे घायल हो गया था। फिर भी उसने महाराणा प्रताप को बहुत बड़ा एक नाला था, उसको जंप करा के बचा लिया था। क्या उस समय रिलीजियस हार्मनी थी? बिल्कुल ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे महाराणा प्रताप के सेनापति का जो था वो मुस्लिम थे और इधर अकबर का जो सेनापति था वो हिंदू था, मान सिंह। तो हिंदू मुस्लिम इधर भी थे और उधर भी थे, दोनों साइड से। डेफिनेटली वी कैन से। देन घास की रोटी का सच बताइए। घास की रोटी के लेकर 2 अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि महाराणा प्रताप ने जब प्रण लिया था कि मैं जब तक अपने सैनिकों के साथ हूँ, मैं राजसी ठाट बाट में नहीं रहूंगा, तो उन्होंने चांदी की थाली में खाना बंद कर दिया था। बहुत सिंपल जीवन वो जीते थे। उसी टाइम एक बार ऐसा हुआ कि घास की रोटी बनाई थी, तो एक बिल्ली है आई, वो अटैक करके बिल्ली को छीन के उसके बेटे के हाथ से ले गई। तो उस टाइम थोड़ा उनका मन हल्का हो गया कि मैं शायद संधि कर लूँ अकबर से, तो बच्चों को इस तरह से संघर्ष नहीं करना पड़े। लेकिन कुछ लोगों ने बोला ये कहानी सच नहीं है, ये केवल अकबर को खुश करने के लिए उसके लोगों ने बना दी थी। क्योंकि महाराणा प्रताप के से प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग थे वहां पर, कई सारे भील थे, उनके पास और भी रिसोर्सेज थे, तो प्लस जंगलों में रहते थे तो काफी सारे फल भी रहे होंगे वहां पर, तो वो भी वो खा सकते थे। तो कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने ये बोला कि ये जो कहानी है वो अकबर को खुश करने के लिए लोगों ने बनाई थी। ऐसा शायद इस बात में सच नहीं है। क्या महाराणा प्रताप ने संधि के लिए वाकई अकबर को किया था कांटेक्ट उस समय? हाँ, इसमें कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि अकबर एक चिट्ठी भी जो महाराणा प्रताप के बिहाफ है उनके साइन किया हुआ
अकबर के दरबार में गई, जब सारे प्रयास कर चुके थे उसके बाद, तो अकबर को डाउट हुआ कि ये महाराणा प्रताप की चिट्ठी हो सकती है, मुझे इसको चेक कर लेना चाहिए। तो उनके दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो महाराणा प्रताप को जानते थे पर्सनली, उनकी हैंड राइटिंग को पहचानते हुए। तो 2-3 लोगों से उन्होंने दिखवाया, तो 2-3 लोगों ने कंफर्म किया कि हाँ, ये महाराणा प्रताप की ही हैंड राइटिंग। फिर भी अकबर को यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर एक वहाँ पर अकबर के दरबार में ही एक थे, उसका नाम था पृथ्वीराज, दरबारी थे। पृथ्वीराज चौहान अलग है, ये पृथ्वीराज अलग है। तो उन्होंने एक चिट्ठी महाराणा प्रताप को लिखी। उसके 2 कोट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बस, कि उनको खुद को भी यकीन नहीं था कि महाराणा प्रताप इस तरह से संधि का पत्र लिख सकते हैं। और फिर भी उन्होंने एक, जो पृथ्वीराज चौहान को जो अपनी चिट्ठी में लिखा, उन्होंने लिखा, जो पृथ्वीराज थे अकबर के दरबारी, उनको पूरा विश्वास था कि ये चिट्ठी महाराणा प्रताप की लिखी हुई नहीं है। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से एक पत्र लिखा महाराणा प्रताप को। उसमें महाराणा प्रताप को झकझोरने के लिए उन्होंने जो बातें लिखी मैं आपको बता दूँ। उन्होंने लिखा कि अकबर अथाह समुद्र है जिसमें हिंदू तुर्क सब डूब गए, पर मेवाड़ का अधिपति राणा प्रताप कमल के फूल के समान उसके ऊपर शोभायमान है। उसके आगे फिर लिखा, अकबर ने सारे संसार को कलुषित कलंकित कर दिया है अश्वराही राणा प्रताप, सदा निष्कलंक बने रहना। एक और बात उन्होंने आगे लिखी कि है कलिंग एकलिंग के दीवान, एकलिंग की दीवान मतलब महाराणा प्रताप, क्योंकि मेवाड़ जो राजवंश के जितने भी राणा हुए हैं वो अपने आप को ये बोलते थे कि मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ, यहाँ का राजा भगवान एकलिंग जी है, मैं तो केवल दीवान हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो एक तरह से वो भगवान जो एकलिंग जी है, भगवान शिव है, उनके प्रति अपनी भक्ति दर्शाते थे। तो उनको लिखा इन्होंने कि हे एकलिंग के दीवान, आप मुझे लिखकर भेजे कि क्या ऐसा हुआ है कि आपने इसे चिट्ठी लिखी है संधि के लिए, मैं अपनी मूंछों पे ताव दूं या अपने शरीर को तलवार की भेंट कर दूं। ये उन्होंने लिखा। फिर पृथ्वीराज का पत्र महाराणा प्रताप को मिल गया। उसके बाद महाराणा प्रताप ने उसका जवाब भेजा। उन्होंने लिखा कि इस मुख से भगवान एकलिंग बादशाह को तुर्क ही कहलवाएंगे, सूर्य सदा पूर्व दिशा से ही उगेगा। उन्होंने बोला था ना कि सूरज पश्चिम में नहीं उग सकता है। क्या जब महाराणा प्रताप की चिट्ठी देखी तो उन्होंने बोला कि क्या सूरज पश्चिम में उग गया है? उसके काउंटर महाराणा प्रताप ने दिया है कि सूर्य सदा पूर्व दिशा में ही उगेगा। हे वीर राठौर, जब तक राणा प्रताप की तलवार मुगलों के सिर पर है, आप अपनी मूंछों पर ताव देते रहे। मतलब महाराणा प्रताप झुकने वाले नहीं हैं, हम संधि नहीं करेंगे। ये उनका जवाब था। क्या अकबर महाराणा प्रताप की मृत्यु पर रोए थे? जी बिल्कुल। लगभग 13-14 साल का संघर्ष उनके साथ हुआ और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई। वो किसी युद्ध में नहीं हुई थी, वो हुई थी जब वो शिकार खेलने जा रहे थे। तो जब तीर कमान होता है तो वो जो उन्होंने जब ऐसे खींचा तो वो टूट गई थी, इसकी वजह से उनको शरीर को चोट लगी, उससे उनकी मृत्यु हुई थी। तो जब मृत्यु का समाचार अकबर तक पहुंचा तो अकबर शुरू में तो भले ही बहुत संघर्ष किया, उनसे बहुत उनको जीतना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, पूरे इंडिया में सब लोग सरेंडर कर चुकने के बावजूद भी वो अपनी आखिरी शक्ति तक लड़े जा रहे हैं, प्लस उनकी जो लोग उनको जो प्रेम करते थे, आप उनकी जो प्रजा उनको प्रेम करती थी, ये सारी बातें देखकर जो अकबर था वो बहुत इम्प्रेस था। बाद में भले ही वो उसको जीतना चाहता था, लेकिन उनके प्रति धारणा उसकी चेंज हो गई थी। तो जब ये खबर अकबर को पहुंची तो अकबर की आंखें सच में नम हो गई थी, वो रोया था। और आखिरी में जो उसके बारे में है वो मैं इसको देख के ही बताऊंगा ताकि एक एक शब्द जनता तक यहाँ से पहुंचे। अकबर के दरबार में एक चारण था, उसका नाम था दुरसा। तो उसने महाराणा प्रताप के प्रयाण से भाव विहल राजस्थानी में एक छप्पा सुनाया था। वो छप्पा डिफिकल्ट है, मैं नहीं बोलूंगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन कल आपको बताऊंगा। तो जो बात उन्होंने कही अपनी कविता के फॉर्मेट में, उन्होंने ये कहा अकबर के सामने कि जिसने कभी अपने घोड़े शाही सेना में भेजकर दगवाए नहीं, मतलब दाग नहीं लगवाए अपने घोड़ों के ऊपर, जिसने किसी के सामने अपनी पगड़ी झुकाई नहीं, जो सदा शत्रुओं के प्रति उपहास से परिपूर्ण कवित्व ही गाता रहा, जो देश के भार की गाड़ी अपने बाएं कंधे से ही खींचने की शक्ति रखता था, जो कभी बादशाह की खुशामद में नौरोज में हाजिर नहीं हुआ, सारी दुनिया में बादशाह के जिस झरोखे की बहुत प्रतिष्ठा थी, जो कभी उसके नीचे नहीं आया, ऐसा गहलोत महाराणा प्रताप विजयी रहकर संसार से विदा हुआ। यह समाचार जानकर शहंशाह अकबर ने दांतों तले जीभ दबा ली है और उसकी आंखों में पानी भर आया है। हे महाराणा, तेरे निधन से ऐसा हुआ है, यहाँ पर अकबर के दरबार में ऐसा हुआ। फिर भरे दरबार में बादशाह के सामने उस शत्रु की ऐसी प्रशंसा, चारण दुरसा जिसने ये पढ़ा था,
आड़ा का यह दुस्साहस देख चारों ओर सन्नाटा छा गया। सब लोग स्तब्ध हो गए कि ये क्या कर दिया। अकबर दुश्मन के सामने उसकी तारीफ कर दी। सब दरबारी सांस रोककर अकबर की प्रतिक्रिया की, उसका क्या इलेक्शन आएगा का वेट करने लगे कि उद्दंड दुर्सा को बादशाह क्या सजा देगा। उसके बाद अकबर ने बोला, वाह क्या बात है दुर्सा, तुमने तो हमारे दिल की बात को कविता में क्या सुनाया। अपना छापा एक बार और पढ़ो। छापे मतलब जो कविता उसने सुनाई दी। अकबर के मुंह से ये शब्द निकले। उसने दोबारा कविता सुनाई, जी भर के उसकी और महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा की और चारण दुर्सा को भरपूर इनाम दिया। बस आखिर में ये बोलना चाहता हूँ कि जिस महाराणा के शत्रु भी उनके वीरोचित गुणों के इतने प्रशंसक थे, उसके प्रशंसकों, अनुयायियों, परिजनों के तो मनोभावी क्या रहे होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। आई एम श्योर व्यूअर्स को काफी कुछ अच्छा, आज काफी नई इंफॉर्मेशन और काफी इंटेंस इंफॉर्मेशन मिली है जो कि नहीं पता, आजकल की यूथ नहीं जानती है ये सब। एंड वी आर वेरी वेरी extremely happy to have Devendra with us and share this authentic information with us. Thank you so much, Devendra, for having us, and thank you to all the viewers who are watching us, who are following us. And in case you have any other question, you want to reach out to Devendra, please get back to us. We'll definitely get in touch with you. Thank you so much.